बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने टॉप स्टोरीज रखूंगी जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सीपेक को हो गए 10 साल, पाकिस्तान की मईशत फिर भी बेहाल, मामला किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बाकी ममालिक के साथ साथ जिस तरीके से हमारा रीजन ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी उस तरह से ग्रो कैसे करवाई जाए, और पूरे के पूरे रीजन्स ग्रो करते हैं, इस रीजन के अंदर पाकिस्तान को अपने आप को शाना बशाना रखना होगा बाकी ममालिक के साथ, वो कैसे रखा जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेनेट के अंदर इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए एक बिल आया, बिल को होल्ड पे डालना पड़ा, क्यों डालना पड़ा, कौन से मसाइल डिस्कस हुए पिछले एक हफ्ते के अंदर, जो मामला चल रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरी की तरफ पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर का नाम दिया गया सीपेक को। सीपेक को आज पूरा हुए, जो आगाज हुआ था उसको पूरा हुए 10 साल हो चुके हैं। जुलाई 2013 को सीपेक मंसूबे का आगाज हुआ। इस मंसूबे के आगाज के बाद चीन की जानिब से इब्तदाई सरमायाकारी 46 अरब डॉलर की बेसिकली बोली गई थी कि की जाएगी, जो कि अब तक 62 अरब डॉलर तक बढ़ चुकी है। ना सिर्फ ये कि 62 अरब डॉलर तक बढ़ चुकी है, यानी इसका मतलब ये कि तकरीबन 16 अरब डॉलर तकरीबन बढ़ चुकी है, 25 अरब की सरमायाकारी भी की गई है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मनसूबों में 2 लाख मुलाजमतें पैदा हुई हैं और 6000 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। इस तमाम के तमाम सूरत हाल से कौमी ग्रिड के अंदर शामिल हुई है। साथ साथ तकरीबन 809 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं, बुनियादी ढांचा जो सड़कों का होता है वो बनाया गया है, और 510 किलोमीटर के हाईवेज की तामीर भी हुई है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान में कौमी ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है वो तकरीबन 886 किलोमीटर बढ़ गया है, और इसके साथ 19 बिलियन डॉलर मालियत के तकरीबन 27 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 7.7 बिलियन डॉलर के तकरीबन 27 मंसूबे 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे, जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुए लेकिन 2025 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन है, होपफुली हो भी जाएंगे। 35.2 बिलियन डॉलर के तकरीबन 63 मंसूबे हैं जो कि 2030 तक मुकम्मल करने हैं। पाकिस्तान में जो वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना का दौरा है ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बरक़ी कुमकुमों से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू सजा हुआ है, लेकिन सिर्फ सजावट नहीं, इससे आगे बढ़ना है। वाइस प्रीमियर ने कहा कि हम सीपेक के दूसरे फेज में शामिल हो चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, और इस दूसरे फेज के अंदर पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो अभी प्रोग्राम से कोई आधा घंटा पहले कॉमेंट्स दिए हैं वाइस प्रीमियर ने एक तकरीब के अंदर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं, पाकिस्तान की बाउंड्रीज की सॉवरेनिटी को भी चाइना जो है वो फुली सपोर्ट करता है और डिफेंड करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे। पाकिस्तान उन पहले ममालिक में से था जिन्होंने चीन को रिकग्नाइज किया, और उसके बाद चीन ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। चीन ने पूरी की पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए BRI का मंसूबा भी आगे कर दिया, जो कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सोच थी। लेकिन पाकिस्तान ने सीपेक से अब तक कितना फ़ायदा उठाया और कितना फ़ायदा उठा सकता है, और एक आम शहरी को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि बड़ा अहमियत का हामिल है। हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकॉनमी एंड एनर्जी है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया बिलाल, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही फॉरेन मिनिस्टर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे भी बात करेंगे। बिलाल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। सीपेक 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को बहुत तब्दील हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये वेस्ट टू ईस्ट कनेक्टिविटी के अंदर भी हमें हेल्प करेगा, लेकिन हम उस तरह से फ़ायदा उठा नहीं सके। सियासी चपकलिशें, ये टग ऑफ वॉर्स जो पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने चलते हुए देखी, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत तो बैठ गई है, और आज हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से 2-3 बिलियन डॉलर कभी IMF से ले लें, कभी वर्ल्ड बैंक से ले लें, कभी दोस्त ममालिक से ले लें। अब तक हम पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाए। वाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, बात ये है कि इस मुल्क में पिछले 10 साल में जो तरक्की हुई है, और ये कॉम्प्लिकेटेड सफ़र रहा है, और उसको आप 2 फेजेज़ में, जी मैं तो इस तरह ही देखता हूँ और मेरे ख्याल से कौम भी इसी तरह ही देखती है कि 2013 से 18 का एक फ़ेज़ था, और 2018 से 22 का एक फ़ेज़ है, और फिर 22 से 23 का एक साल 1.5 साल का सफ़र रहा है। जी तो 13 से 18 के दरमियान तो सीबेक इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इब्तदा, उसका मोमेंटम नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ, और 2013 के बाद ही अब
हम इस 10वीं एनिवर्सरी पे हैं सीपेक के, और उस दौरानिए में आपने देखा कि उन 5 सालों में 13 से 18 तक इस मुल्क के बिजली के निज़ाम में लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। 14,000 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ ग्रिड में। साहब कराची वालों से पूछे, खात्मा नहीं हुआ? नहीं, देखिए मेरी अर्ज सुने, मैं आप अब मुझे आनी दीजिए उस पर, आप इजाज़त दीजिए। वो अगर 14,000 मेगावाट ना होते तो आज क्या होता? जो 16, 18 मजीद खराबी होती, लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि लोड शेडिंग खत्म हो गई। नहीं, उस टाइम पे खात्मा हो गया था, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपसे कहा 13 से जी मैं कह रहा हूँ 2013 से 18 के दरमियान लोड शेडिंग का खात्मा हुआ और 14,000 मेगावाट बिजली ग्रिड में इजाफा हुआ, जिसमें से 6,000 मेगावाट इसके बदौलत थी सीपेक के। इसी तरह आपका मुल्तान सखर हाईवे या मोटरवे बना, आपका हज़ारा एक्सप्रेसवे बना, आपका ईस्टर्न बाईपास बना, आपकी गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट हुई। तो इस मुल्क में जो 13 से 18 तक डेवलपमेंट हुई, उसके अंदर सीपेक का एक मरकज़ी किरदार था। तो सीपेक पाकिस्तान की उस तरक्की के सफ़र में भी एक मरकज़ी चीज़ थी, और चाइना का अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी एक ये सेंट्रल एक इनिशिएटिव था सीपेक। तो दोनों ममालिक के लिए ये 10वीं जो एनिवर्सरी है उसकी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और देखिए बदकिस्मती से 2018 के बाद जब हुकूमत बदली तो वो मोमेंटम नहीं रहा, मतलब कि सीपेक बाकायदा रोका गया हम समझते हैं। और उसका एक सेकंड फेज़ था जिसमें इकोनॉमिक जोन्स होने थे, जिसमें हमने सीपेक को आगे लेके चलना था। मौजूदा हुकूमत ने आके अपने चाइना जैसे दोस्त ममालिक के साथ भी हमारे खारजी ताल्लुकात भी बहाल किए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहाल की। और आपने आज देखा कि जब वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना आए हैं इस 10वीं एनिवर्सरी के मौके पे, जो कि हमारे दोनों ममालिक के लिए एक अहम मौका है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि गुज़िश्ता रोज़ बाजोड़ में जो एक अफसोसनाक हादसा हुआ उसकी वजह से जी मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए आज भी कोई 6 एग्रीमेंट्स दोनों ममालिक के सामने साइन हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने उसको एज अ सेकेंड फेज़ ऑफ सीपेक आप कह लें, उस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। तो आगे हम अब इसको मज़ीद आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे एग्रीकल्चर और आईटी में, और ज़ोर होगा उन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उन चीज़ की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जिनकी चाइना को ज़रूरत है, चाइनीज़ स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ताकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो देखिए ये एक 10 साल में यकीनन 5 साल एक मईशत एक ग्रोथ फेज़ में रही, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, IMF को हमने पहली दफ़ा प्रोग्राम को अलविदा किया, ख़त्म किया, मुकम्मल किया, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में थी और हम सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ में थे। उसके बाद जो 4 साल तबाही हुई, अब हमने साल 1.5 साल में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की है और आगे हम इंशाल्लाह वापस उसी पाथ पे मुल्क को लेकर जाएंगे। डॉक्टर खाकान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, क्या हम उस स्पेस से तरक्की कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सीपेक बहुत इंपॉर्टेंट है, BRI बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रीजन तरक्की कर रहा है। अपने रीजनल ममालिक के अंदर देखें, साथ इंडिया की तरक्की, चाइना की तरक्की, बांग्लादेश की तरक्की, इवन सो कि ईरान अब सैंक्शंस खुलने के बाद किस तरीके से एकदम से बूम कर रहा है। फिर अफगानिस्तान में डॉलर की जो कदर है वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में किस कदरे बेहतर है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने 10 साल सीपेक को गुजर जाने का मतलब ये है कि यहाँ काया पलट जानी चाहिए थी। हमने 5 ईयर मंसूबा दिया साउथ कोरिया को, साउथ कोरिया आज किधर से किधर बैठा हुआ है। हम लोग 10 साल के अंदर सीपेक को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, वाई डू यू थिंक, वेयर डिड वी लैक, क्या कोताही हुई, क्या गड़बड़ हुई जहाँ हमने लैग बिहाइंड किया? डॉक्टर खाकान जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो हम ये समझें कि जो ममालिक तरक्की कर जाते हैं और जो ममालिक तरक्की नहीं करते, उनमें जो कलीदी फर्क है ना, वो होता है कि वो अपने आप को इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उस तरह से जो तरक्की का जामिन बनती है। हम अपने आप को इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि एक बड़ा स्टेट का फुटप्रिंट है। इससे मतलब है कि हम सारे अदारे स्टेट में चला रहे हैं, अपनी एनर्जी को भी स्टेट में चला रहे हैं। उसी वजह से इंडेटेडनेस बढ़ रही है स्टेट की। हम अपनी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को नहीं बढ़ा पाए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के कलीदी मसाइल के बारे में पहले हमें समझना पड़ेगा। उसमें जो सीपेक है उसका रोल डेफिनेटली ये रहा है कि जैसे पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स 10-11 हज़ार मेगावाट की आई थी, वो हमने उनसे पूरी की। उसके साथ साथ $30 अरब का एक लोन खड़ा हो गया है जो चाइना को हमने रीपे करना है। राइट। सेकेंड फेज ऑफ सीपेक इसलिए कलीदी हैसियत रखता है क्योंकि अगर ये होगा तो जो गवादर का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट का बना है, जो एयरपोर्ट का बन रहा है, जो रोड्स का बना है, वो यूज होगा सो दैट हम पे बैक करने की पोजीशन में आ सकें। दिस इज एग्जैक्टली ऑन द CPEC। बट चाइना ने हमें और बहुत मदद की है। जस्ट बिकॉज वो इधर हैं तो हमें ये गुफ्तगू जरूर करनी चाहिए। चाइना ने आपको बैकस्टॉप किया जब IMF का प्रोग्राम पिछले नवंबर से लेकर जून तक डिले हो रहा था। चाइना ने आपको एक $30 बिलियन RMB की फैसिलिटी दी हुई है, जो अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं, और ये एक अच्छी कोशिश है करंट गवर्नमेंट की कि उसको 40 बिलियन RMB पे लेके जाया जाए। चाइना आपको ML1 की एक फराहम करना चाहता है, और अगले 10-15 साल में अगर हम ये बना लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, तो ये एक हमारी जो एफिशिएंसी है रेलवे की बढ़ा सकता है। पर जहां हम ये खड़े हैं, हमें चाइना से और भी बहुत बातें करनी पड़ेंगी। हमें IPPs के लोन को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर में हमसे 4 गुना बेहतर यील्ड्स कॉटन में कैसे ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है और ये सोचना है कि चाइना ने जब तरक्की की थी तो क्या वो किसी मुल्क से पैसे मांग रहा था या किसी मुल्क से। रीऑर्गेनाइजिंग की बात की है आपने 2-3 दफा। यहाँ हम 2013 के कंपैरिजन में आज रीऑर्गेनाइज होने की बजाय अनऑर्गेनाइज हो गए हैं। शला रजा साहिबा, ऑर्गेनाइज तो नेशंस को करना होता है सियासी जमातों ने। इसके अंदर आपकी इकोनॉमिस्ट या टेक्नोक्रेट्स या हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। आम आवाम को रास्ता दिखाना है और यगानकत का या यकजहती का या ऑर्गेनाइज्ड नेशन होने का दिखाना है, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द पॉलिटिशियन। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 सालों के अंदर हम लोगों ने जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख ली है, और वो पोलराइजेशन सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक होता, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो कौमों को आगे लेकर जाती है। यहाँ दुश्मनियों तक मामला आ गया, यहाँ तानाजनी तक मामला आ गया, तो फिर हम इकोनॉमिक तरक्की की तरफ कब देखेंगे, जब हम सियासी रस्साकशी से इधर उधर नहीं हटेंगे। अच्छा, मुझे जरा सा टाइम दीजिएगा जी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कब सियासी दुश्मनी नहीं, और वो भी सियासतदानों, कब नहीं, और कब सियासतदानों को चुन चुन के खत्म नहीं किया गया। गलत हुआ ना शाला साहब? और हाँ, गलत हुआ ना, तो हम इस गलत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक मिनट, लेकिन जब ये CPEC साइन हुआ, जरदारी साहब को ये वेबसाइट पे, चाइना की वेबसाइट पे तस्वीर है CPEC साइन करते हुए, तो ये इस बात का आज़म था कि हमें ज़हनी तौर पे खत्म करके भेजा गया था। मोहतरमा की शहादत हो चुकी थी, 126 का ऐवान था, और सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन आइन तो उसकी शक्ल में लाया गया। ज़राई एक्सपोर्ट हैरत अंगेज बढ़ी। चाइना को सिंगापुर से गवादर लेके चाइना को दिया गया, और फिर ये CPEC साइन हुआ। तो एक ऐसी पार्टी जिसकी लीडर की असैसिनेशन कर दी गई हो, वो उसने आइन भी ठीक किया, उसने ये लाइफलाइन दी पाकिस्तान को, उसने जो है ज़राअत को जो है बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक सरमायादाराना निजाम से नहीं चलेगा, हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़राई एक्सपोर्ट बढ़ाई। इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आप बात कर रही हैं कि अगर मैं देखती हूँ बयान शौकत तरीन का, तो वो कहते हैं कि जी IMF के पास पीपल्स पार्टी सबसे आसान शराइत लेकर गई, नौकरियां भी हमारे जमाने में दी गई। इसके साथ साथ एक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात होती है, तो चाहे सलाला का मामला हो या नेटो सप्लाई का, या आपकी बहुत सारी चीजें, शमसी बेस खाली कराना, ये सब एक दौर में हुआ, ये लीडरशिप पे होता है। लेकिन अगर आप मुसलसल कहीं से हैमरिंग करके अपनी सियासी कुव्वतों को, सियासी निजाम को कमजोर करते रहेंगे कि वजीर आजम को घर भेज दिया जाए, झूठे मुकदमा सियासतदानों पे हो जाएं, तो हर चीज को नेगेटिव से शुरू करना पड़ेगा। ये जो CPEC है 10 साल में, ये आज इतना आगे नहीं बढ़ा जितना इसको बढ़ना चाहिए था। दैट इज माय पॉइंट। अच्छा शाला साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। माय पॉइंट इज एग्जैक्टली द सेम कि चीन से हमें कोई शिकवा हो नहीं सकता। चीन ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और उन टाइम्स पर सपोर्ट किया है जिस टाइम पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे शिकवा है तो हमारे अपने लीडरान से अक्रॉस द बोर्ड, इसलिए कि हम 10 साल में जो अचीव कर सकते थे हमने वो अचीव नहीं किया। वी नीड टू डू दैट, वी नीड टू बी फास्ट पेस। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे दोस्तों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, सऊदीया ने बड़ा सपोर्ट किया, यूएई ने बड़ा सपोर्ट किया, चीन ने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन अब सपोर्ट की बेसाखियों से चलने की बजाय अब अपने पाँव पे खड़े होने का वक्त आ गया। अपने पाँव पे कैसे खड़ा हुआ जाए बिलाल ज़रख़ियानी साहब? बिकॉज सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा अपना सर्कुलर डेट होगा तो कोई आके तो हमारा सर्कुलर डेट नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो किसी और ने आके सही नहीं करना, वो हमने सही करना है। हाउ डू वी फिक्स दैट? वी फिक्स दैट जी बाय टेकिंग डिसीजंस जो हम पहले भी लेना चाह रहे थे। 2017 तक एक मोमेंटम बन गया था और वो काम उस तरफ चल पड़ा था, हमें वापस वहीं पे करना होगा। देखिए पिछला साल 1.5 साल एक फायर फाइटिंग का मोड रहा है और हमें जो अभी IMF के साथ एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला है जो नाउ माह का है, $3 अरब का है, उसको सबसे बेहतर तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद डिस्क्राइब किया है, जहाँ पे उन्होंने बार बार कहा है कि ये हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस है और ये हमारे लिए कोई लम्हा फ़खरिया नहीं बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। Right. और हमने इस ब्रीदिंग स्पेस को इस्तेमाल करना है उन्हीं कामों के लिए जो हमें उस पॉइंट पे लेके जाएं जहाँ पे हमें बार बार इस साइकिल से ना गुजरना पड़े। और वो तभी होगा अगर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, अगर आपकी टैक्स की कमाई बढ़ेगी। और ये कहने को आसान बातें हैं मगर ये हमारी मईशत की ज़रूरत भी है और इसके लिए मुश्किल फ़ैसले और हम सबको मिलके करने होंगे, जो कि बदकिस्मती से अब मैं कहूँगा 2017 के बाद एक भोंडा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, वो उससे हमें बहुत सेटबैक मिला, मईशत को भी मिला। बहरहाल अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार ये बात करते हैं, हम मईशत को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट पे छोड़ के अब SIFC का एक इनिशिएटिव है। SIFC बुनियादी तौर पे क्या है, एक पुश है पूरी रियासत की तरफ से, पूरी रियासत की तरफ से कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इसी वजह से और इसी काम के लिए कि आइंदा हमें एक्सपोर्ट्स के अपनी ही कमा के और अपनी ही फॉरेन एक्सचेंज हम कमा के हमें बार बार इस तरह 2-3-4 अरब डॉलर के लिए ना हमें दर की ठोकरी खानी पड़े। मगर देखिए इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के रिफॉर्म्स हैं, आपके टैक्स नेट की वाइडनिंग और डीपनिंग है, आपकी एक्सपोर्ट्स की कमाई है और एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। तो उसकी बुनियादें रख दी गई हैं और उसका प्रेपरेटरी वर्क भी अभी हो रहा है जी। और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह अवाम ने हमारी हुकूमत को फिर से मौका दिया तो हम आके इन कामों को वहाँ पे इंशाल्लाह लेके जाएंगे। शैला रज़ा साहिबा, अभी बिलाल साहब ने तो कह दिया PMLN को अगर मौका मिला तो ये अब डेफिनेटली पीपल्स पार्टी भी यही कहेगी कि अगर हमें मौका मिला तो हम इकोनॉमी को सही कर देंगे। लेकिन बात फिर वही आती है कि पहले पीपल्स पार्टी को जब डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई मुशर्रफ साहब की तो पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उसके बाद फिर PMLN को मौका मिला, उसके बाद फिर PTI को मौका मिला। और पिछले 75 सालों के अंदर अगर 30-35 साल डिक्टेटरशिप के हटा दें तो तकरीबन 40 साल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी हैं। हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उसके बाद एटलीस्ट PMLN पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के अंदर वो जो तहजीब की हदें हैं वो एक सर्टन हो गई। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हमने बार बार पिछले दौर में भी सुनी, PTI के भी, और इस वाले टेन्योर के अंदर ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके दौर में भी सुनी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए मिलकर बैठना इम्पॉसिबिलिटीज में तो नहीं चला गया अब ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है इसके बाद? हाँ, लेकिन आपकी बात को मैं जरा सही कर दूं। अगर आप हमें 40 साल दे रहे हैं तो बीच में जो आपने तारीखियों के साल दिए हैं उनको ही तारीखियां खत्म करने ही में ज्यादा वक्त गुजारा। डीप स्टेट कहलाने लगा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो हो गई कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। कोई तोरा बोरा के नाम पे तालिबान को इजाजत दे देता है, कोई कुछ करता है, तो यहाँ पे तो सियासतदान की हैसियत ही नहीं रह गई। दूसरे सियासतदानों को अपने साथ मिला के सियासतदानों पे अटैक किया जाता है। तो अब अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात थी उसी जदाई साहब ने ही की थी और कहा था कि आइए मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। हमने एक्सेप्ट कर लिया था जो भी एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट थोपा गया था RTS बिठा के, हमने कहा ओके, लेकिन इकोनॉमी को आप फोकस करें। खुद बिठाने वालों ने कहा कि इकोनॉमी हमारा प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा नहीं इंतकाम मेरा प्रोजेक्ट है। तो अगर ये तजर्बे आप बंद कर दें तो हम चाहेंगे कि ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है ये चले, CPEC एग्जीक्यूट होता गया, जो कि हम पीपल्स पार्टी वालों को ये शिकायत है कि जिस तरह चाहते थे इस तरह CPEC आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं तक तो पहुंचा। इसका अंजाम वो नहीं हुआ जो बीबी साहिबा ने 97 में हमने थर में चाहा था कि चाइना को बुला के हमने एक प्रोजेक्ट करना शुरू किया था और आज थर में 8.5 रुपए यूनिट की बिजली बन रही है और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, ना PMLN गवर्नमेंट ने किया, ना इमरान साहब ने किया। लेकिन आज PM शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि थर पे काम होना चाहिए, 8.5 का यूनिट है।
तो ये चीजें लोगों को अब समझ आ रही हैं हमारी टीवी। अच्छा शैला साहब, आपने फरमाया आप इकोनॉमी करने को तैयार हैं सबके साथ थ्रू हम वंस हर एंड एक फॉर के ऑल। साथ, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ नहीं, 27 दूसरी जमातें भी हैं। तो अच्छा मुझे ये बता economy दीजिएगा शैला होगा। साहबा, बिफोर आई गो टू डॉक्टर खाकान, मुझे ये बता दीजिएगा, आपने फरमाया कि जो दूसरे सियासतदानों को मिलाकर एक तरीकाकार दूसरे कुछ सियासतदानों के खिलाफ जो किया जाता है, उसके लिए जो सप्लाई चेन है सियासतदानों की वो बंद होगी? क्योंकि देखिए अगर कोई सियासतदानों को बहुत साथ अच्छा मिलाता सवाल है तो फिर सियासतदानों की सप्लाई है ना, डिमांड है तो सप्लाई भी है। देखिए इसीलिए एमआरडी बनी थी कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने सर नहीं झुकाया था और वो तमाम सियासतदान जो जियाउल हक से मिल गए थे उनको अपने साथ दोबारा मिलाया था। तो सियासतदानों को रास्ता दिखाया जा चुका है। अब जो एक वो लोग हैं जो कि सियासतदान नहीं है, सिर्फ पावर गेम में शरीक होना चाहते हैं, Right. वो आज भी इलेक्टेबल हैं, वो आज भी उनकी जमात बनाई गई है, उनको आज भी उठा उठा के बिठाया गया है। तो जब तक ये इंटरफेरेंस रहेगी फिर मामला नहीं चल सकता। गॉट योर पॉइंट। अच्छा डॉक्टर खाकन साहब, अब इस पॉइंट के ऊपर जहां हम मौजूद हैं, हम लोगों की डू और डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब हम लोग उस तरह से नहीं चल सकते जिस तरह से हम 75 साल तक चलते रहे, और बहुत सारी कौमों के माजी के अंदर इस तरह की सिचुएशंस आती रही हैं जहां उनका टर्निंग पॉइंट आया है। चाइना भी कोई शुरू से बहुत अच्छा नहीं था, उसने भी अपने इकोनॉमी को टर्न किया है, लेकिन मसला वहां से डेवलप होता है कि एक तो या तो लीडरशिप ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो अच्छाई का, या फिर अप बॉटम टू टॉप हो। यानी सूरत हाल हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी डिसऑनेस्टी के बेशुमार है और लीडरशिप की लेवल के ऊपर भी डिसऑनेस्टी की अनफॉर्चुनेट बात है कि डिसऑनेस्टी इज वेरी प्रेवलेंट इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ऐसी सूरत में हम इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का ख्वाब देखें, वो ख्वाब ही रहेगा या पूरा भी हो सकता है, कंसिडरिंग कि हम लोग बेबी स्टेप्स उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं। SIFC के तनाजुर के अंदर IT और एग्रीकल्चर के एक सेमिनार्स हो चुके हैं, मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से कल माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बेबी स्टेप्स को बिग लीप्स एंड बाउंड्स में कैसे कन्वर्ट करें? सो अनीका, आपने ये बात दुरुस्त की। तो मैं बहुत से जो साइंसदान हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक साइंसदान जिनको मैं कहता हूँ, उनके साथ मैं ये डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान का कलीदी मसला कॉम्पिटेंस है कि करप्शन है। हमारी नाकस राय में पाकिस्तान का कलीदी मसला इन दोनों में अगर डिफाइन करना हो तो वो इस वक्त कॉम्पिटेंस लेवल है। कॉम्पिटेंस इन स्टेट एपरेटस, स्पेशली जो हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसी तरह हमारे रेगुलेटर्स हैं। आई थिंक ये पहला मसला है जो हल करना है। अगर हमारे पास वो सलाहियत नहीं होगी इन मसाइल को डील करने के लिए, और अनीका जो मसाइल हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, दे आर नॉट दैट सिंपल। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बेच दूं तो मैं कहूं कि पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आप यकीन करें, मैंने इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया है, ये दे आर क्वाइट सिंसियर कि सर्कुलर डेट ना बढ़े। इनमें से कोई भी ये नहीं चाह रहा होता कि सर्कुलर डेट बढ़े, पर सर्कुलर डेट 100 अरब था जब जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए थे और आज 2500 अरब। इनमें से कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि ये ना बढ़े। सो पहला ये है कि इनको रियलाइज करना है कि दे हैव टू ब्रिंग द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द टीम दे ब्रिंग विद, जो इन मसाइल को इनको बता सके कि ये कहाँ पे खड़े हैं और इनका क्या हल है। मैं आपके सामने इनका एक हल रखूंगा, अगर आपने मुझे 2 मिनट ही देने। पहला ये है कि ये रियलाइज करें 23 प्रोग्राम पाकिस्तान ने एंटर किए हैं IMF के, ये मिसनोमर है। पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं। बिलाल भी थे तब और डार साहब का ही दौर था तो एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, बाकी सब प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं। पाकिस्तान एक इनकम्प्लीट प्रोग्राम से अनीका आ रहा है। अभी 9 माह के प्रोग्राम को कंप्लीट करने की टीम बना लीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा मार्च में, एंड देन वी कैन रीअसेस दिस कि हम इसको कंप्लीट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। ये एक हाई रिस्क प्रोग्राम है। नंबर 2, पाकिस्तान की जो डेट की हैंडलिंग है वो होने वाली है। चाइना से बात शुरू करें, $30 बिलियन चाइना को वो करते हैं, उसको संभालें। नंबर 3, जो पाकिस्तान को एक नए IMF प्रोग्राम में जाना है, आने वाली गवर्नमेंट नवंबर टू मार्च में एक प्रोग्राम का डिजाइन करे और पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम में लेके जाए ताकि ये तसलसल रहे। और नंबर 4, जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। बात करने दें। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ भी जाना है। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात तब मुकम्मल कर लीजिएगा। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक एंड विल सी यू इन अ बिट।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। इकोनॉमी के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बल्कि सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। और जहां पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ने लगता है, कोई इस तरह का इवेंट होता है जहां मल्टाई नेशनल लीडर्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे होते हैं, वो फौरी तौर पर इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठने लग जाए। इसी तरह का वाक़या हुआ JUI के एक सियासी एक जमघटा था, एक जलसा हो रहा था, इकट्ठा था बहुत सारे लोग बाजोड़ के अंदर, और वहाँ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। आई विल बी ऑनेस्ट, लफ्ज़ साथ नहीं देते इस तरह के वाक़यात देखते हुए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात हम लोगों ने बाकायदा तौर पर ख़ुद अपनी आंखों से देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितना ज़्यादा इंसानी अलमिया होता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। उसी के बाद एक इंसदादे पुरतशद्दुद इंसदादे इंतहा पसंदी और इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से एक बिल आया। वो बिल रोक दिया गया, किसी रीज़न से रोका गया। आई विल डिस्कस दैट टुमारो। लेकिन इस तरह के इवेंट्स भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके तरक्की को हैम्पर करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, वो बात मुकम्मल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम इस तरफ जाते हैं कि बिल में क्या हुआ और सिक्योरिटी सूरत हाल किस तरीके से इकोनॉमी को बैक ट्रैक पे ले जाती है। सो मैंने पहले 3 गुजारिशात ये की थी कि IMF का करंट प्रोग्राम डेट की हैंडलिंग। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ में एको आ रही है, मैं इसको फिक्स करा लूँ, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। बिलाल साहब, इस पर कमेंट करिएगा। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सफ़र होता है ना, इतना सादा होता नहीं है। जब हम आपको लोग अक्सर समझते हैं कि हम वैसे ही, चूँकि PM लेंस से ताल्लुक़ है, तो हम ये बात करते हैं कि 13 से 18 का दौर। देखिए, नवाज शरीफ साहब 90s में भी लिबरलाइजेशन या ओपनिंग अप ऑफ आर इकॉनमी जो थी वो 90s में भी नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई, और 13 से 18 के दौर में। और 13 से 18 के दौर के अंदर देखिए हुआ क्या। जब हम कहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, वो 14,000 मेगावाट लगे किस तरह, और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और ये सेंटिमेंट किस तरह बनती है, जिसकी आप सब कहते हैं जी हमारा मुल्क क्यों नहीं आगे चलता, मईशत क्यों रुक जाती है, बार बार तसलसल, ये कॉन्फिडेंस ये एक दिन में नहीं बनता। बनता किस तरह है? 14,000 मेगावाट की जब आप बिजली लगाते हैं तो सबसे पहली दफ़ा जब आप टेंडर करते हैं तो आपने एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस की होती है, मगर जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है, जो इन्वेस्टर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो देखता है कि कितनी सीरियसनेस है इस गवर्नमेंट की। जब आप टेंडर फ्लोट करते हैं वो उसके लिए अप्लाई करता है, वो अप्लाई करने के बाद देखता है कि क्या मुझे पेमेंट टाइम पे मिली, क्या वो अप्रूवल्स टाइम पे मिले जो वादे होने थे, जो टॉप लेवल की तरफ से पॉलिटिकल ओनरशिप है कि नहीं, क्या वाकई में उस इन्वेस्टमेंट के लिए रुकावटें हटाई। आप एक दफ़ा 2 दफ़ा ये काम करते हैं, तसलसल बन जाता है, आपकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन बन जाती है कि यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे वाकई में रेड टेप कट रही है। वो तसलसल जब इस तरीके से जुल्म करके आप मुल्क में तोड़ते हैं, जिस तरह 2017 में तोड़ा गया, तो उसके बाद यकीनन टाइम लगता है। अच्छा, जो अभी ये जुल्म और इसके लिए, और जो शैला साहिबा भी मेरे ख्याल से जिक्र कर रही थी कि देखिए जो पॉलिटिकल तसलसल होता है ना जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हो गई ना, और अभी हम सिक्योरिटी अब आपने जो बाजोड़ के अंदर क्या हुआ, उसके बाद फिर बड़े क्लियरली अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी सलामती काउंसिल के अंदर ये बात कर दी है, पेश की गई है मॉनिटरिंग रिपोर्ट के जो TTP है इस टाइम पे वो अलकायदा के साथ मिलकर पाकिस्तान में अटैक कर रही है और अफगानिस्तान के अंदर प्लानिंग हो रही है, जो कि ऑब्वियसली TTA इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गई है। बट द फैक्ट इज कि अफगानिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ सिक्योरिटी का तसलसल भी तो इंपॉर्टेंट है। व्हेन आर वी गोइंग टू गेट दैट? जी यू आर राइट। अब देखिए, मैं फिर से आपसे ये कहूँगा कि 2013 से 18 के दरमियान विद डिस्पाइट ऑल द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अपने ही वसाइल को इस्तेमाल करके ज़रबेज़, रद्दुल फसाद और कराची ऑपरेशन हुए थे। और अगेन उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और अस्करी क़यादत, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सूबे सारे ऑन बोर्ड थे एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत। एक पेज पे होने का मजाक उड़ाने वाले काम हम लोगों को बंद करना चाहिए। आप क्या दहशतगर्दी में खात्मा नहीं हुआ था? क्या रद्दुल फसाद और ज़रबेज़ व कराची ऑपरेशन उस टाइम पे नहीं होते? क्या ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुई थी? देखिए, ये चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको सीरियस पॉलिटिकल लीडरशिप जो सबको मेज़ पे लाती है, दिल बड़ा करके, उस तरीके से ही काम होता है। उस तरीके से नहीं होता जिस तरह हमने 2018 से 22 तक देखा, जहाँ पे अपोजिशन का लीडर आपका हाथ ना आप मिलाने के लिए तैयार हो, जो आप पेटी सियासत करना चाहें, जहाँ पे आप वज़ारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर एक SHO की माइंडसेट का बंदा हो, जिसका बुनियादी मकसद ये हो कि मैं पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दूँ, तो इस तरह मुल्क का नुकसान होता है। और ये नुकसानात हम माशी तौर पर भी देख रहे हैं, दहशतगर्दी के रिटर्न की सूरत में भी देख रहे हैं। डॉक्टर खाकान, अभी अगर आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और आपकी आवाज़ अगर सही हो तो प्लीज़ अपना पॉइंट कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा था आपको कि आपको 3 काम तो ये हैं कि करंट प्रोग्राम को ख़त्म करना है, IMF के डेट को हैंडल करना है, और आपने IMF के नए प्रोग्राम की खुद तैयारी करनी है, थोड़ी देर IMF को छोड़ के। पर चौथी बात जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि ये सबको जो एक डायरेक्शन में पुल करने की बात है, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट इन पावर है, एस्टैब्लिशमेंट, और इन दोनों ने मिलकर जो इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, अब इन इनिशिएटिव्स को प्रोफेशनलाइज करें और इनको सीरियसली लें, चाहे वो SIFC है, चाहे वो एग्रीकल्चर है,
और जो अगले 5 साल का जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, वो ये है कि हुकूमत को जो काम कर रही है उसमें से निकाल दें। ये सबसे अच्छी एडवाइस है मेरी सब पॉलिटिकल पार्टीज को। आपने राइस में से निकाला हुआ है, राइस बहुत अच्छी चल रही है, वीट और शुगर में रखा हुआ है, वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। पीआईए से निकालें हुकूमत को, एनर्जी सेक्टर से निकालें, और जो एस्टैब्लिशमेंट LIMS का काम करने जा रही है जिसको हम कहते हैं ये जो एग्रीकल्चर की सलाहियत बढ़ाने की है, ये एंकर करेगी अगले 5 साल पाकिस्तान के। और एनर्जी सेक्टर को बाहर बेचें, वहां से इन्वेस्टमेंट उठाएं, IMF का नेक्स्ट 3 ईयर का प्रोग्राम कंप्लीट करें, आपको पाकिस्तान का एक मुख्तलिफ नक्शा दिखाई देगा। पर आने से पहले नवंबर में गेट अ फ्यू सेट ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट योर प्रोग्राम। एक मंशूर ना लिखिए, एक माइक्रो लेवल का फ्रेमवर्क लिखिए जिसमें आपको पता हो कि पहले 3 महीने, अगले 6 महीने, अगले 3 साल गुजरने कैसे हैं। आई थिंक पाकिस्तान कैन स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट। एस्टैब्लिशमेंट का पुश जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, वो भी आई थिंक क्वाइट पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। दैट इज इंडीड ट्रू। शैला साहिबा, क्लोजिंग रिमार्क्स, 30 सेकंड्स है हमारे पास। मैं बस इतना कहूंगी कि देखिए, सिंध के ऊपर इस वक्त एक इतिहास है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एशिया में 6 नंबर पे, हमारे अलावा गुजरात है। अभी हमने वर्ल्ड बैंक से $2 अरब जो है 21 लाख घरों के लिए लिए, और फेडरल गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन के लिए आप खुद देखें कि क्या मुसीबत उठानी पड़ी। तो ये क्रेडिबिलिटी है जो 18वीं तरमीम के बाद एक सूबे को तो हासिल हो गई, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से बार बार फेडरल गवर्नमेंट को मसाइल। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक सिस्टम जो है उसमें कंटिन्यूटी रहे, इंटरफेरेंस ना हो, और आइन के मुताबिक सब लोग अपना काम करें, तो कॉम्पिटेंस भी बढ़ेगी, लोगों को एतमाद आएगा कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। गॉट योर पॉइंट। शैला रज़ा साहिबा, बिलाल अज़हर कियानी साहब, डॉक्टर खाका नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को तरक्की का सफ़र तो तय करना ही करना है, लेकिन इस तरक्की के सफ़र के लिए बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं, इनको ख़त्म करना होगा। जब हुकूमत बिजनेस में आ जाए तो फिर बिजनेसमैन किधर जाएगा, और जब हुकूमत बिजनेस में आ जाती है तो फिर करप्शन का आंसर भी बढ़ता चला जाता है। अपने हलकों के लोगों को नौकरियां दिलवाना किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो वो हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, बेसिकली SOEs हैं, उनके लिए कारआमद साबित नहीं हो पाया, पिछले 75 सालों में भी नहीं हो पाया। इसलिए हमें अपनी आउटलुक चेंज करना है और अपने आप को वाकई में डॉक्टर खाका ने जैसे कहा कि ऑर्गेनाइज करना है और ऑर्गेनाइज करके चलना है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिएगा। कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इवेंट है माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से। तकरीबन $9 ट्रिलियन का खजाना पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। इसको दबे रहने देना है या इसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है, ये अब हमने डिसाइड करना है और कैसे आगे चलना है। कल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने की एक्सपेक्टेशन भी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़ नासिर।